दोस्तों हाल ही में मैंने द वेट मूवी देखा है जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को एफ जेवियर गुएत्रेज ने डायरेक्ट करा है। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 86% फ्रेश। तो आज की वीडियो में हम द वेट मूवी की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग और थियरीज पे बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की टाइमलाइन 1970s के आसपास बेस्ड है, जहां शुरुआत में हम प्रोटैगनिस्ट इलाडियो को किसी फ्रांसिस्को नाम के बंदे से मिलते हुए देखते हैं। यहाँ फ्रांसिस्को इलाडियो को कंट्री साइड में एज रॉन्च कीपर का जॉब ऑफर करता है। फ्रांसिस्को यहाँ इलाडियो के परिवार की तारीफ करता है, सेइंग कि वो लोग एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। साथ ही वो उनसे ये भी पूछता है कि वो सब ऐसे अकेले सिक्लूडेड जगह पे कैसे मैनेज करेंगे। खैर इलाडियो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से कहानी 3 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम इलाडियो को अपने बेटे फ्लोरेन के साथ देखते हैं जो उसे शूटिंग करना सिखा रहा था। अब हम यहाँ देख पाते हैं कि इलाडो की वाइफ मार्सिया को फ्लोरेन का ये शूटिंग करना कुछ खास पसंद नहीं था। इनफैक्ट उसके और इलाडियो के बीच की जो रिलेशनशिप थी वो भी कुछ ठीक नहीं थी। आगे हम इलाडियो के फ्रेंड सोलो को फ्लोरेन के साथ एक डियर का शिकार करते हुए देखते हैं और सोलो इलाडियो से कहता है कि फ्लोरेन ने यह शिकार कर सेक्रेटरी का जॉब अर्न किया है। यहाँ सेक्रेटरी का काम हंटर्स पे नजर रखने का होता है ताकि कोई भी डियर्स की ओवर हंटिंग ना कर सके। एनीवेज अगले दिन हम इलाडियो को कार्लोस से मिलते हुए देखते हैं जो फ्रांसिस्को के ही अंडर काम करता था। कार्लोस यहाँ इलाडियो को 3 एक्स्ट्रा हंटिंग स्टैंड लगाने के लिए ब्राइब ऑफर करने की कोशिश करता है, पर इलाडियो उसे मना कर देता है। सिर्फ 10 स्टैंड की ही बात हुई थी और स्टैंड की संख्या बढ़ाने से फायरिंग रेंज भी कम हो जाएगा, जिससे वहां हंटिंग कर रहे लोगों को गोली लगने का रिस्क हो सकता है। फिर भी कार्लोस उसे इस बारे में सोचने की बात कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन घर आने पे मार्सिया उसे बताती है कि थोड़ी देर पहले कार्लोस यहाँ आया था और वो इलाडियो को कार्लोस की बात मानने कहती है। यहाँ इलाडियो मार्सिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्सिया यहाँ उसे कावर्ड बुलाती है, जिसे सुन इलाडियो थोड़ा अपसेट होता है। देन आगे के सीन में हम उसे कार्लोस की बात मानते हुए देखते हैं। इलाडियो फ्लोरेन को भी यहाँ एज सेक्रेटरी हंटर्स के साथ भेजता है और जाने से पहले वो उसे इंस्ट्रक्ट करता है कि किसी भी हालत में हंटिंग के दौरान वो आसपास खड़ा ना हो, क्योंकि वहां क्रॉस फायर होने का खतरा है। अब इलाडियो के मना करने के बावजूद भी फ्लोरेन सामने वाले हंटर को देखने के लिए खड़ा हो जाता है और इससे वही होता है जो आप सभी सोच रहे हैं, यानी फ्लोरेन को चोट लगती है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। मार्सिया और इलाडियो ये खबर सुन पूरी तरह से टूट जाते हैं और आगे हम इलाडियो को अपने बेटे को खोने के ग्रीफ में शराब में इंडल्ज होते हुए देखते हैं। मार्सिया भी अपने ग्रीफ से उभर नहीं पा रही थी और वो फ्लोरेन के खत्म होने का जिम्मेदार अपने आप को मान रही थी, क्योंकि उसके कहने पे ही इलाडियो ने कार्लोस से ब्राइब लिया था और मार्सिया बिलीव कर रही थी कि यही जो उन्होंने सिन किया था ना, उसकी ही सजा इन्हें भगवान दिए हैं। इलाडियो से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही दिन मार्सिया घर से गायब हो जाती है। इलाडियो कुछ लोगों के साथ मिलकर उसे ढूंढने निकलता है, जहां घर से कुछ दूर जाने के बाद उसे मार्सिया मिल तो जाती है, लेकिन वो भी खत्म हो चुकी थी। तो मार्सिया के खुद को खत्म कर लेने के बाद इलाडियो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया था और हम उसे और भी ज्यादा शराब पीते हुए देखते हैं। बाद में उसे पता चलता है कि कार्लोस और भी हंटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसे सुन उसे गुस्सा आता है, क्योंकि इलाडियो का मानना था कि कार्लोस की वजह से ही फ्लोरेन और मार्सिया दोनों खत्म हुए हैं। एनीवेज हम उसे कार्लोस का पीछा करते हुए देखते हैं। साथ ही इलाडियो हेलुसिनेट करता है, जहां वो फ्लोरेन को अपने सामने पाता है। गुस्से में इलाडियो कार्लोस के पास जाता है और उस पर एक पत्थर से हमला कर देता है, जिससे कार्लोस वहीं बेहोश हो जाता है। लेकिन इलाडियो को ऐसा लगता है कि कार्लोस खत्म हो गया है और इसलिए उसकी बॉडी को छुपाने के लिए उसे अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचते ही जैसे इलाडियो कुल्हाड़ी लेने जाता है, उसी बीच कार्लोस को होश आ जाता है और वो पास ही रखे इलाडियो के गन को लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। अब इस बंदूक के अंदर गोलियां नहीं थी, बल्कि साल्ट कार्टिलेजेस थी, जो कि बर्ड्स वगैरह को भगाने के लिए यूज किया जाता है। तो हाँ, इससे इलाडियो को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन वो कुल्हाड़ी से कार्लोस पे हमला करके उसे वहीं खत्म करता है। इलाडियो उसके शरीर को दफनाने के लिए जैसे ही जमीन को खोदने लगता है, उसे वहां एक मेटल बॉक्स मिलता है जिसे किसी ने वहां दफन किया हुआ था। इलाडियो कार्लोस को वहीं दफन करता है और उस मेटल बॉक्स को लेकर अपने घर के अंदर आता है। तो अगली सुबह इलाडियो बड़ी मुश्किल से इस बॉक्स के लॉक को खोलता है और बॉक्स के अंदर से उसे कुछ अजीब सामान मिलते हैं, जैसे एक गोट हेड, कुछ हेयर्स लगे हुए कुंभ, एक टीथ और एक प्रोस्थेटिक लेग बेल्ट। अब इन सब चीजों को देख ऐसा लग रहा था मानो यहाँ किसी ने कोई रिचुअल परफॉर्म किया है एंड इलाडियो भी ये सब देख कंफ्यूज हो जाता है। खैर इलाडियो इन सभी चीजों को जला देता है और हम यहाँ नोटिस करते हैं कि इलाडियो का डॉग भी अब धीरे धीरे सुस्त होता जा रहा था। इनफैक्ट वो तो अब इलाडियो का दिया हुआ खाना भी नहीं खाता,
जाता और उसके ऊपर ही भौंकने लगता है। इसी बीच हम सोलो को इलाडियो से मिलने आते हुए देखते हैं और सोलो इलाडियो से कहता है कि उसकी जो हालत है, अगर ऐसी हालत सोलो की होती तो वो अब तक खुद को खत्म किया होता। इस पे इलाडियो से कहता है कि अब उसकी लाइफ में उसकी जॉब ही एकमात्र चीज है जिसके लिए वो जिंदा है। अब इलाडियो के ऐसा कहते ही सोलो उसे फ्रांसिस्को का लेटर देता है, लेकिन हम जान पाते हैं कि इलाडियो को सिर्फ नंबर्स ही पढ़ने आता है, जिससे वो सोलो को ही लेटर पढ़ के सुनाने बोलता है। सोलो से बताता है कि फ्रांसिस्को ने उसे कार्लोस से ब्राइब लेने के कारण इस जॉब से निकाल दिया है और वो उसे अगले संडे को मिलने बुलाता है ताकि उसका बचा हुआ पेमेंट उसे दे सके। इलाडियो ये सुन के थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। सोलो जाते हुए उससे कहता है कि वो इलाडियो को संडे को पिक करने आएगा। साथ ही वो बताता है कि कार्लोस कुछ दिनों से गायब है और पुलिस लोगों से इस बारे में पूछताछ कर रही है। खैर, इलाडियो को हम उसी रात कार्लोस की गाड़ी के साथ लेक के पास देखते हैं और अब वो पूरी तरह से हार मान चुका था क्योंकि अब ये जॉब भी उसके पास नहीं रही। यहाँ इलाडियो गाड़ी के साथ ही लेक में चला जाता है, क्यों वो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन देन वो वापस निकल जाता है क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। एनीवेज, इलाडियो को गाड़ी में रखी कार्लोस की बैग फ्लोट होते हुए नजर आती है, जिसमें उसे कई और भी कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मिलते हैं, जिनमें सभी में 10 की जगह 13 स्टैंड की बात कही गई थी, जिसे देखकर इलाडियो शॉक था। खैर, अगली सुबह हम पुलिस को इलाडियो से पूछताछ करते हुए देखते हैं, जो उसके फेस पे लगे चोट के निशान को देख उससे सवाल पूछ रही थी। यहाँ पुलिस इलाडियो के घर वाले डॉग के खुले हुए लीश को देखती है और उससे इस बारे में पूछती है। इस सवाल से इलाडियो थोड़ा हड़बड़ा तो जरूर जाता है, लेकिन वो बात को संभाल लेता है। पुलिस के जाने के बाद इलाडियो अपने डॉग को ढूंढते हुए बान में जाता है, जहां वो देखता है कि उसका डॉग सारे पालतू चिकन पे हमला करके उन्हें खा चुका है। इनफैक्ट डॉग जैसे ही इलाडियो को देखता है वो उस पे भी हमला करने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाकर भागने के दौरान इलाडियो को हाथ में चोट लग जाती है, जिसे साफ करते वक्त उसकी वेडिंग रिंग सिंक के अंदर चली जाती है। इलाडियो उसे निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होने पे गुस्से में आकर अपने डॉग को ही खत्म कर देता है। अब वो अपने डॉग को भी वहीं पे दफन कर देता है। इसके बाद हम इलाडियो को रिंग ढूंढने के लिए सीवर में उतरते हुए देखते हैं, जहां रिंग तो उसके हाथ नहीं आती, पर उसे बार्ब वायर पे लिपटे हुए कपड़े दिखाई देते हैं, जिन्हें बाहर निकालने पे वो रियलाइज करता है कि ये मार्सिया फ्लोरेन और उसके कपड़े हैं जो एक दिन अचानक गायब हो गए थे। इलाडियो को यहाँ कपड़ों में लिपटा हुआ बोर का हार्ट भी मिलता है और उसे ये भी शक होने लगता है कि किसी ने उनके साथ कुछ तो गलत किया है। इलाडियो इस बात की जानकारी सोलो को देता है, जिसपे सोलो कहता है कि शायद ये मार्सिया नहीं किया होगा ताकि वो तुम्हारा अटेंशन पा सके, क्योंकि पिछले 1 साल से इनके रिश्ते में थोड़ी स्ट्रेन तो आ ही गई थी। यही इलाडियो को भी लगने लगता है और वो इस बात पे रिग्रेट करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही मार्सिया अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके टाउन को छोड़ के यहाँ रहने आई थी और इसीलिए उसके खत्म होने का जिम्मेदार भी इलाडियो ही है। सोलो ये सुन उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इलाडियो की हालत अब और भी बिगड़ती जा रही थी एज उसे नाइटमेयर्स आने लग गए थे। इसमें वो अपने आप को मार्सिया के साथ गलत सिचुएशंस में देखता है, मतलब कि कुछ ऐसा जो मैं बता नहीं सकता वीडियो में, और वो खुद भी एक बोर में चेंज हो रहा था। इन नाइटमेयर से डर के इलाडियो गलत कदम उठाने की भी सोचता है, लेकिन अब भी उसमें हिम्मत नहीं थी। तभी उसकी नजर सामने रखे फ्रांसिस्को के लेटर पे पड़ती है, जिसे देख वो नोटिस करता है कि कार्लोस के बैग में मिले सभी कॉन्ट्रैक्ट में भी फ्रांसिस्को के सील और सिग्नेचर लगे हुए थे, यानी कि फ्रांसिस्को को ये एक्स्ट्रा स्टैंड वाली बात पहले से पता थी। इलाडियो को ये देख बहुत गुस्सा आता है और वो फ्रांसिस्को को कन्फ्रंट करने उसके घर जाता है। इसी बीच हम सोलो को इलाडियो के घर आते हुए देखते हैं, जहां वो उन्हीं सीवर में मिले हुए कपड़ों को नोटिस करता है। खैर, इलाडियो को फ्रांसिस्को तो कहीं नहीं मिलता, पर वो नोटिस करता है कि फ्रांसिस्को के घर में केमिकल में डूबे हुए एनिमल के बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे और वो मेटल बॉक्स में गोट मिला था ना, सेम उसकी तरह गोट हेड यहाँ फ्रांसिस्को के ऑफिस में लगा हुआ था। इलाडियो यहाँ डेस्क में लगे हुए डस्ट को नोटिस करता है, मानो कई साल से यहाँ कोई नहीं रहा हो। इसी बीच इलाडियो की नजर सामने लगी कई फोटो फ्रेम्स पे पड़ती है, जहाँ उसकी फैमिली की भी एक फोटो लगी हुई थी और उसमें 1970 लिखा हुआ था। 1970 यानी वही सेम ईयर जिसमें उसने जॉब ऑफर एक्सेप्ट की थी। इलाडियो एक और फैमिली की फोटो को देखता है जिसमें 1967 का ईयर लिखा हुआ था और वो नोटिस करता है कि फोटो में दिख रहे बच्चे ने सेम वही प्रोस्थेटिक लेग पहने हुए था जो उसे मेटल बॉक्स में मिला था। इलाडियो रियलाइज करता है कि ये सारी फैमिली उसी की तरह फ्रांसिस्को के ही प्रॉपर्टी में काम किया करती थी और वो सब 3 साल से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाती हैं। इलाडियो समझ चुका था कि उसके फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें फ्रांसिस्को का हाथ है और ये बात उसके लिए काफी अनसेटलिंग थी। एनीवेज, अगली सुबह इलाडियो को फिर से एक नाइट में आता है जहां उसे फ्लोरेन हॉन्ट करता है और उसे कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब इस नाइटमेयर के बाद इलाडियो अग्रेसिवली फ्रांसिस्को के पास जाता है और यहाँ हम नोटिस करते हैं कि सीवर में मिले हुए कपड़ों में से इलाडियो के कपड़े अब गायब हो चुके थे। खैर, इलाडियो फ्रांसिस्को से मिलने बार में पहुंचता है जहां उसे सोलो भी वहीं मिलता है, जो इलाडियो को गन के साथ देख उससे पूछता है कि क्या वो हंटिंग के लिए जा रहा है। इस पे इलाडियो कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम इलाडियो को फ्रांसिस्को से मिलते हुए देखते हैं, जहां मूवी में पहली बार हमें फ्रांसिस्को का फेस दिखाया जाता है और इलाडियो के साथ साथ हम भी फ्रांसिस्को के पीछे उन्हीं फैमिलीज को खड़ा देख पाते हैं जिनकी फोटोज
फ्रांसिस्को के ऑफिस में लगी हुई थी। इलाडियो आगे फ्रांसिस्को की बातें सुन और भी शॉक्ड हो जाता है एज फ्रांसिस्को उससे कहता है कि उसे लगा नहीं था कि इलाडियो इतने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, एज बाकी फैमिलीज ने गिल्ट में आकर 3 साल के अंदर ही खुद को समाप्त किया था। यानी जो भी लोग इलाडियो को उसके सामने नजर आ रहे थे वो उन फैमिलीज की स्पिरिट्स थी। यहाँ इलाडियो फ्रांसिस्को को कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, ये कह के कि उसे कार्लोस की करप्शन वाली बात पहले से ही पता थी। इनफैक्ट फ्रांसिस्को ने उसे खुद ही अप्रूव किया था। ये सुन फ्रांसिस्को कहता है कि उसे इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि इलाडियो कार्लोस की बात में आके उससे ब्राइब लेगा ही। अगर इलाडियो ग्रीड में आकर ये नहीं किया होता तो आज फ्लोरेन और मार्सिया जिंदा होते और उनका भी हश्र बाकी फैमिलीज की तरह नहीं हुआ होता। इलाडियो ये सब सुनकर कंफ्यूज्ड और शॉक दोनों था, एज वो समझ नहीं पा रहा था कि फ्रांसिस्को ने उसके परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। इलाडियो गुस्से में आकर अपनी गन तान देता है, जिस देख फ्रांसिस्को उससे कहता है कि ये सब उसी दिन खत्म हो जाता अगर तुम उस दिन लेक से बाहर नहीं आते और समाप्त हो जाते। ये सुन इलाडियो को और भी गुस्सा आने लगता है और जैसे ही वो कुछ गलत करता उसका हाथ अपने आप टूट जाता है। तभी हम फ्रांसिस्को के ऑफिस में सोलो को देखते हैं जिसके पास इलाडियो का वही कपड़ा था। इनफैक्ट वो जैसे जैसे उस कपड़े को फोल्ड करता जाता है इलाडियो की बॉडी भी डिफॉर्म होती जाती है। इलाडियो अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है जहां फ्रांसिस्को भी उसके पीछे आता है और अब इलाडियो को उन फैमिलीज की स्पिरिट के साथ मार्शिया और फ्लोरेन की भी स्पिरिट दिखाई देती है। फ्रांसिस्को उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे किए हुए सिन की सजा मिल रही है एज उसने ग्रीड में आके कार्लोस के साथ मिलकर करप्शन किया। इस पे इलाडियो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी बल्कि तुमने मेरे साथ धोखाधड़ी छल किया और मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया। फ्रांसिस्को इस पे कुछ रिएक्ट नहीं करता और इसी के साथ सोलो आखिरी बार कपड़े को फोल्ड करता है जिसके साथ ही इलाडियो भी समाप्त होता है। मूवी के लास्ट सीन में हम सोलो को ऑफिस में लगे गोट हेड के सामने देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी वेट मूवी की कहानी जो कि देखा जाए तो बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती कि भैया यहाँ पे हो क्या रहा है, ये सोलो कौन है, फ्रांसिस्को कौन है। तो इन चीजों पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन पहले मूवी की एंडिंग की अगर बात करें तो हम इलाडियो और उसके फैमिली को अपने ग्रीड के लिए सजा पाते हुए देखते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मार्सिया यहाँ गिल्ट में समाप्त हुई थी, वहीं इलाडियो अपनी आखिरी समय तक भी ये मानने को तैयार नहीं था कि उसकी गलती है। और शायद यही वजह है कि हम कई बार देखते हैं कि इलाडियो समाप्त होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो इसमें असमर्थ था। यहाँ इलाडियो ने अपने गिल्ट को रिवेंज में बदल दिया था और वो कार्लोस एंड फ्रांसिस्को से बदला लेने की कोशिश करता है। पूरे फिल्म की सेटअप ही काइंड ऑफ ऐसी थी जहां इलाडियो को एक ऐसे सिचुएशन में डाला गया जहां वो ग्रीड में आकर ब्राइब ले सकता है। जब वो ब्राइब लिया तो उसके फैमिली के साथ गलत हुआ जहां फैमिली के लोग समाप्त हुए। एंड देन जब सोलो भी इलाडियो से मिलने गया था तो उसे भड़काया ही था कि तुम गलत किए हो तो तुम डिजर्व करते हो समाप्त होना। सो यस, इट वाज ऑल अ सेटअप जहां पे शायद इलाडियो के पास बचने का मौका भी था अगर वो ब्राइब को एक्सेप्ट नहीं किया होता। एंड दिस टेल्स अस कि इससे पहले भी यहाँ जितनी फैमिलीज काम कर रही थी वो सब 3 साल के अंदर समाप्त हुई थी, यानी कि 3 साल के अंदर ही वो सब कहीं ना कहीं ग्रीड में पड़ गए होंगे, गलत कदम उठाए होंगे, देन इनके सामने ऐसे सिचुएशंस क्रिएट किए गए कि वो समाप्त तो हो गए, मतलब खुद से। सो या यही मूवी की पूरी थीम थी। लेकिन अगर हम यहाँ फ्रांसिस्को और सोलो की बात करें तो दोनों हमें किसी बैफोमेट जैसे ऑकल्ट या रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए दिखाए जाते हैं। एज मूवी के आखिरी में भी सोलो उसी गोट के हेड के सामने बैठा था और शायद यहाँ ये भी हो सकता है कि फ्रांसिस्को ने सेम सोलो के साथ भी किया था जहां उसने ग्रीड का रास्ता ना चुनते हुए कार्लोस के करप्शन में साथ नहीं दिया, जिससे वो फ्रांसिस्को के साथ शामिल होकर उसका फॉलोअर बन गया। एज इन सब के बारे में उसे पहले से ही पता था। सो या ये तो मैं सोलो के बारे में मानता हूँ, लेकिन फ्रांसिस्को का क्या? वेल, मेरे हिसाब से फ्रांसिस्को के साथ डेविल हिमसेल्फ वाली थियरी फिट बैठती है। एज उसने इलाडियो को डिसीव करके उसका टेस्ट लिया जिसमें वो असफल हुआ और इसी के चलते इलाडियो और उसकी फैमिली भी उन फैमिलीज में शामिल हो गई जिन्होंने भी ग्रीड और गिल्ट का रास्ता चुना था। अब फ्रांसिस्को के डेविल होने वाली थियरी को सपोर्ट करने के लिए उसका डिसीविंग नेचर और गोट हेड का सिंबल तो था ही, और साथ ही एक और पॉइंट ये है कि वो उन स्पिरिट्स को भी देख पा रहा था जो कि सिन किए थे, मतलब श्योरली वो हेल में गए होंगे। एनीवेज, मूवी के एंडिंग से ये भी हम समझ पाते हैं कि फ्रांसिस्को ये काम काफी समय से कर रहा है और आगे भी वो दूसरी फैमिलीज को अपने प्रॉपर्टी में जॉब देकर उनका भी इसी तरह टेस्ट लेता रहेगा। इस टेस्ट में अगर कोई इंसान फेल नहीं करता है, मतलब पास हो जाता है, तो शायद वो उसका फॉलोअर बनेगा, या अगर वो लालच में आता है तो उसका हाल भी ठीक वैसा ही होगा जैसा इलाडियो और उसके परिवार के साथ हुआ था। जो भी हो, ये साइकिल तो आगे भी चलती ही रहेगी। सो या इलाडियो और सोलो को लेके 2 थियरीज यहाँ पे बन रही है मेजरली, जो कि मैंने आपको बताया है। पहली थियरी की लोग किसी तरह के बैफोमेट रिलीजियस कल्चर में बिलीव करते हैं और उसी तरह से चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं। मतलब ये लोग डेविल नहीं है, आम इंसान ही है, लेकिन इनका जो वे है फॉलो करने का वो काफी क्रूल है। और दूसरी थियरी की फ्रांसिस्को खुद डेविल है और सोलो की बात की जाए तो वो ग्रीड में नहीं आया था तो अब उसका फॉलोअर बन चुका है। तो इन 2 थियरीज में से आप जिस भी थियरी को मानते हैं उसके बारे में कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और साथ ही अगर आपके पास कोई तीसरी थियरी है तो भैया उसको भी
कमेंट्स में लिखिएगा, हम सबको उसे पढ़ना है। तो बस यही थी द वेट फिल्म की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।